दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारी यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर रिपोर्टर ने रीना से सवाल करना शुरू किया। सुश्री वर्मा, क्या आप जानती हैं कि लाल हंसों को पालना या खाना गैरकानूनी है? हाँ, मुझे यह बात अच्छी तरह पता है और मैं जानती हूं कि यह एक ऐसी सीमा है जिसे कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दंडित हुए बिना पार नहीं कर सकता, रीना ने उत्तर दिया। रिपोर्टर ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में स्कारलेट स्वान घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ है। हमने आज यहां कुछ संबंधित पर्यवेक्षकों को इनवाइट किया है। अगर स्कारलेट स्वान विला वास्तव में इलीगल है तो आपको जुडिशियल अथॉरिटीज को सौंप दिया जाएगा। हम पूरी प्रक्रिया के दौरान लाइव स्ट्रीम पर रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ फेयर और जस्ट हो। रीना ने गहरी सांस ली। ठीक है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, नमस्ते सुश्री वर्मा, मेरा नाम एंथनी सुलिवन है। मैं पुलर्टन सुपरविजन ब्यूरो से हूं। हमारे देश के कानून के अनुसार जंगली स्कारलेट स्वान खाना इल्लीगल है। अब से मैं ऑफिशियली स्कारलेट स्वान विला की इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज हूं और मुझे उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगी। नमस्ते चीफ सुलिवन, जैसा कि आपने अभी बताया, जंगली स्कारलेट हंसों का सेवन करना इल्लीगल है, लेकिन स्कारलेट स्वान विला में सभी स्कारलेट हंस ब्रीडेड हैं। नेशनल लॉ के अनुसार स्कारलेट हंसों का ब्रीडिंग करना इल्लीगल नहीं है। यह रीना के काउंटर अटैक का पहला राउंड था। नेटिजन्स शॉक्ड थे। हम कब से प्रोटेक्टेड एनिमल्स का ब्रीडिंग कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? यहां तक कि रिपोर्टर भी कंफ्यूज था। सच में? चीफ सुलिवन, क्या यह सच है? रिपोर्टर ने पूछा। हाँ, यह सच है। एक लॉ है जिसके अनुसार आप स्कारलेट हंसों का ब्रीडिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास ब्रीडिंग एलिजिबिलिटी, सेलिंग एलिजिबिलिटी और कंजम्पशन एलिजिबिलिटी हो, एंथनी ने उत्तर दिया। प्लीज मेरे साथ आइए, रीना ने कहा। कैमरा शिफ्ट होने लगा और लोग अब स्कारलेट स्वान विला के अंदर का नजारा देख सकते थे। वहां पहाड़ और नदियां थीं और व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। यह एक छोटे से वेटलैंड पार्क जैसा था। यहां तक कि वहां कई झीलें भी थीं जो एक इकोलॉजिकल साइकिल सिस्टम बनाती थीं। विला के अंदर एक स्कारलेट स्वान था जिसके विंग्स बंधे हुए थे और वह आराम से फूड की तलाश कर रहा था। वह झील में जाता और कभी कभी कुछ छोटी फिश और श्रिम्प का शिकार करता। रीना ने फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल थमा दिया। ये लीजिए, ये प्रोविंशियल सेंटर द्वारा अप्रूव्ड ब्रीडिंग लाइसेंस है। रिपोर्टर ने उनसे पिक्चर्स ले लीं और कैमरा झूम इन किया ताकि लोग क्लियरली देख सकें। डॉक्यूमेंट्स पर प्रोविंशियल सेंटर के हेड के सिग्नेचर के साथ कई रेड स्टैंप्स थे। एंथनी ने कहा, डॉक्यूमेंट्स रियल में वैलिड हैं। अब मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि सुश्री वर्मा का स्कारलेट स्वान विला लीगल और कंप्लायंट है। नेटिजन्स क्रेजी हो गए। वाओ, वह बहुत स्मार्ट है, उसे ब्रीडिंग लाइसेंस भी मिल सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया? अब ट्विटर पर वे सारे प्रोफेशनल्स कहां हैं? इंटरनेट पर कमेंट्स का ट्रेंड चेंज होने लगा। जो नेटिजन्स पहले रीना की क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वे अब उसे सपोर्ट करने लगे। रीना ने फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स का एक और सेट दिया। ये सेलिंग लाइसेंस और कंजम्पशन लाइसेंस हैं। एंथनी अपने वर्क को लेकर बहुत सीरियस था। उसने एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा और वेरीफाई करने के तुरंत बाद सिर हिला दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम वैलिड हैं, जिसका मतलब है कि सुश्री वर्मा के स्कारलेट स्वान विला में कई स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं। स्कारलेट स्वान विला के लिए स्कारलेट स्वान को फूड प्रोडक्ट के रूप में पालना या बेचना पूरी तरह लीगल है। मैंने अभी जो कुछ भी कहा है उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कांग्रेचुलेशंस सुश्री वर्मा, क्या आप जनता से कुछ कहना चाहेंगी? रिपोर्टर ने पूछा। रीना स्माइल की और माइक्रोफोन पकड़ लिया। मैं अपने और स्कारलेट स्वान विला के लिए सभी की कंसर्न के लिए बहुत थैंकफुल हूं। मेरा मानना है कि हर कोई यह देख चुका है कि स्कारलेट स्वान विला 4 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और पिछले कुछ सालों में मैंने स्कारलेट स्वान विला को एक छोटे से वेटलैंड पार्क में ट्रांसफॉर्म किया है। हर किसी का यहां आने और विजिट करने का वेलकम है। टिकट्स काफी अफोर्डेबल हैं। एक टिकट की प्राइस सिर्फ 30 है।
उसने स्कारलेट स्वान विला का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया था। जब रिपोर्टर को फाइनली यह एहसास हुआ कि रीना क्या कर रही थी, तब तक उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। जहां तक लाल हंसों की बात है, मुझे चीफ सुलिवन को उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए थैंक यू कहना होगा। भले ही हमारे लाल हंस ब्रीडेड हैं, लेकिन उनका इकोसिस्टम पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और बेसिकली वाइल्ड हंसों जैसा ही है। रीना ने फिर लाल हंसों में से एक को पकड़ा और कैमरे के सामने उसका विंग खोल दिया। उसने आगे कहा, देखिए सभी लोग, हमने अपने हर एक हंस को सीरियल नंबर दिया है। उनमें से हर एक पर एक क्यूआर कोड भी है। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके हर हंस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी वाइल्ड स्कारलेट हंसों का हंटिंग न कर सके और इसका ब्लेम स्कारलेट स्वान विला पर न डाल दे। मेरा मानना है कि हर किसी का ड्यूटी है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे और उन्हें न खाए, रीना ने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है कि हर कोई अभी कॉस्ट को लेकर कंसर्न है। मैं स्कारलेट स्वान को एक लग्जरी फूड प्रोडक्ट बनाने की सोच रही हूं, जिसे मैं 1000 रुपए पर 500 ग्राम में सेल कर सकती हूं। हर ऑर्डर के लिए एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स चैनल होगा जो डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। एक लाल हंस का वेट करीब 4 किलो था। इसका प्राइस 7000 से 8000 रुपए के आसपास आता था। नॉर्मल लोगों के लिए ये काफी एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन जो लोग क्यूरियस हैं उनके लिए ये अमाउंट पूरी तरह अफोर्डेबल होगा। ये एक स्पेशल गिफ्ट है गेस्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए। रीना ने पोलर्टन टेलीविजन को एडवर्टाइजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हुए कहा। नेटिजन्स फिर से एक्साइटेड हो गए और रिपोर्टर का फेस हताशा से भर गया। वे यहां इंटरव्यू लेने आए थे। ये एड कैसे बन गया? बस एक और बात, ये बुकिंग के लिए ओपन है। रीना ने इतना कहकर कैमरे की रेंज से बाहर चली गई। ब्रॉडकास्ट देखने के बाद निगेल का फेस डाउन हो गया और उसके मन में एक टेंशन सी उठने लगी। गुड, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया तुम्हें खुद आया होगा रीना। निगेल शॉक्ड था। कॉर्पोरेट वॉरफेयर का ये कैसा परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी दौरान किसी ने डोर नॉक किया। निगेल ने आईब्रो उठाकर कहा, अंदर आ जाओ। वो सुसान थी, टाई हेवन के वर्मा फैमिली की मैनेजर। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में नहीं हूं, तुम खुद ही इसे हैंडल कर लो। निगेल ने सुसान को गहरी नजरों से देखा। हालांकि सुसान शॉक्ड थी और उससे अनफेयर फील हो रहा था, फिर भी उसने ओबीडियंटली अपने कपड़े उतार दिए और निगेल के हवाले कर दिए। आधे घंटे बाद निगेल ने एक सिगरेट जलाई, अट्रैक्टिव सुसान को देखा और पूछा, रीना के इस मूव के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सुसान ने जवाब दिया, रीना ने डेफिनेटली खुद ये प्लानिंग नहीं की होगी। उसके पास अभी इतना करने की कैपेसिटी नहीं है। जिस शख्स ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है वो लोगों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझता है। ये दिखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन अगर कोई भी स्टेप फेल हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। निगेल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, खास तौर पर जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें सामने आईं तो पब्लिक ओपिनियन ने एक अलग ही टर्न ले लिया। कुछ देर के लिए सुसान साइलेंट रही, फिर उसने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? निगेल ने स्मिरक करते हुए कहा, हम टाई हेवन के वर्मा फैमिली की पावर से स्कारलेट स्वान विला को पूरी तरह खत्म कर देंगे। सुसान की आंखों में गहरी नफरत झलकने लगी। हाँ, उस औरत को खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद निगेल ने पूछा, तुम यहां किस लिए आई हो? सुसान ने सीधी होकर बैठते हुए टॉवल को हल्का सा ढीला कर दिया। लगभग भूल ही गई थी। नंदनी ने ओल्ड मिस्टर वर्मा को कॉल किया और स्कारलेट स्वान विला को टारगेट करना छोड़कर पोलर्टन में कंस्ट्रक्शन, स्टील और मिट्टी के काम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेट करने के साथ साथ हजारों हैवी एक्सकेवेटर मशीनों का ऑन ऑर्डर देने के फेवर में डिसीजन लिया है। निगेल ने अपनी आंखें संकरी करते हुए जवाब दिया, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वो खुद को खत्म करना चाहती है? निगेल की लो, डीप और गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। सुसान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। निगेल ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है कि वो भूल गई है कि वो वर्मा फैमिली की बस एक गुलाम है। मैं वाकई ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि उसने हमारे लिए क्या प्लान किया है। हालांकि आम जनता ने इसे एक एंटरटेनिंग स्टंट माना, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के लोग इससे दंग रह गए। कॉर्पोरेट वॉरफेयर का यह कैसा परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी बीच
रीना के रिसेप्शन एरिया में नंदिनी आ पहुंची। रीना, ये तुमने बहुत बढ़िया मूव लिया है। इस बदले ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। नंदिनी सोफे पर बैठ गई और उसने एक अलग तरह की आभा छोड़ दी। रीना ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? नंदिनी के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हारा आइडिया नहीं था। क्या मैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड से मिल सकती हूं? इतना ब्रिलियंट बिजनेस माइंड वाला कोई भी इंसान भोला भाला नहीं हो सकता। रीना ने कहा, असल में ये मेरा आइडिया नहीं था। बस बात इतनी है कि मेरे घर में रहने वाले लड़के को अपना फेस दिखाना पसंद नहीं है। क्या रीना किसी के साथ रहती है? क्या रीना अभी किसी को डेट कर रही है? जेनिफर ने अपने आईब्रोज सिकोड़ लिए। अपनी क्यूरियोसिटी के बावजूद नंदिनी ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने पूछा, उसकी एज कितनी है? थोड़ा सोचकर रीना ने जवाब दिया, शायद 27 या शायद 28। वो तो बहुत यंग है। नंदिनी थोड़ा सरप्राइज हो गई। दूसरी तरफ रीना बस स्माइल कर दी। ओह हाँ, ओल्ड मिस्टर वर्मा का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। चूंकि तुम वर्मा फैमिली का पार्ट हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? नंदिनी ने मेन टॉपिक उठाया। रीना कुछ देर के लिए चुप हो गई। आखिरकार उसने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने एक गिफ्ट रेडी किया है। जब तुम वहां जाओ तो इसे देने में मेरी हेल्प कर देना। नंदिनी ने आगे कहा, मैं आज रात टेहेवन में ओल्ड मिस्टर वर्मा से मिल सकती हूं? रीना ने पूछा, तुम अचानक टेहेवन क्यों जा रही हो? सच कहूं तो निगेल के पास स्कारलेट स्वान विला के लिए जो ड्रीम्स थे वो मेरे पास नहीं है। वैसे भी ये पहले से ही एक लॉस है। अब और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे बिग पिक्चर देखनी होगी। मैंने साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट पर अपना फोकस कर लिया है। आज रात मैं कुछ चीजों को फाइनल करने के लिए ओल्ड मिस्टर वर्मा से मिलने जा रही हूं। रीना को लगा जैसे नंदिनी उसके लिए स्ट्रेंजर बन गई है। तुम बड़ी हो गई हो। उसने नंदिनी को कुछ देर तक घूरते हुए साइलेंटली सांस छोड़ी। नंदिनी ने भी आह भरते हुए कहा, मैं बहुत कुछ फेस कर चुकी हूं। वो हर्षित के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी और इससे वो थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं अब चलती हूं। इसके बाद नंदिनी उठ गई। रीना ने उसे गेट तक छोड़ा। कुछ समय बाद एक और बिग न्यूज सामने आई। वसुंधरा दिवा स्कारलेट स्वान्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली थी। एडवर्टाइजमेंट पहले से ही बन रहा था और शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। उस रात स्कारलेट स्वान विला तुरंत ही फेमस हो गया। एक ही रात में उन्हें 3000 से ज्यादा बुकिंग्स मिली और 20 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू आया। इतना ही नहीं, स्कारलेट स्वान विला इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन गया। टूरिस्ट्स की भीड़ कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक टिकट की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी, जो पूरी तरह वर्थ ईट थी। कुछ ही दिनों में सिर्फ टूरिज्म टिकट सेल्स से ही 10 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब सबकी निगाहें स्कारलेट स्वान विला पर थीं, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका था। जब तक रीना इसे अच्छे से मैनेज करेगी, उसकी ग्रोथ और सक्सेस पक्की थी। उसी वक्त हर्षित, जिसने पूरे प्लान को डिजाइन किया था, एक डिनर में बैठा था। ये डिनर रीना ने उसके लिए ऑर्गेनाइज किया था। वहां सिर्फ वही दोनों थे। जैसे ही हर्षित की नजरें रीना से मिलीं, रीना का फेस हल्का रेड हो गया। उसका आउटफिट सिंपल लेकिन एलिगेंट था। दुबली पतली, लूज बैट टॉप और टाइट्स पहनी रीना उस रात यंग, क्यूट और एनर्जेटिक लग रही थी। हर्षित, थैंक यू सो मच। रीना ने खुद पर्सनली हर्षित के लिए एक ग्लास वाइन सर्व की। हर्षित ने जवाब दिया, मुझे ड्रिंक करने की आदत नहीं है। फिर उसने वेटर से कहा, क्या मुझे एक बॉटल बियर मिल सकती है? वेटर ने फौरन जवाब दिया, सॉरी सर, हमारे यहाँ ये सर्व नहीं होता। क्या मजाक कर रहे हो? ये एक हाई क्लास होटल था, जहां लोग एवरेज 3000 रुपए खर्च करते थे, और हर्षित यहां बियर एक्सपेक्ट कर रहा था। रीना ने हल्की स्माइल दी। फिर उसने एक गड्डी नोट्स निकाली और कहा, जाओ बाहर से लेकर आओ। वेटर ने बिना देरी किए बाहर जाकर बियर की बोतल मंगवाई और हर्षित को सर्व कर दी। तुम्हें कुछ चाहिए? हर्षित ने पूछा। रीना ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हल्का सिर हिलाया। उसे आधा ग्लास सर्व किया गया। थोड़ी देर बाद हर्षित ने बोतल उठाई और एक बड़ा घूंट ले लिया। रीना ने भी एक सिप लिया,
लेकिन बियर पीने की आदत न होने की वजह से उसका गला हल्का चुभ गया और उसकी आंखें हल्की रेड हो गईं। जल्द ही रीना नशे में धुत हो गई और वह ज्यादा बातूनी हो गई। हर्षित, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं शायद बर्बाद हो जाती। हर्षित ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ फेस किया है। रीना की आंखें रेड थीं। हाँ, किया है। मैं एक डिसऑनर्ड फैमिली में पैदा हुई थी। बड़े होने पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे डैड ने मेरी मॉम को डिवोर्स दे दिया। उसने हमें छोड़ दिया और उस दूसरी औरत के साथ गायब हो गया। हालांकि मैंने उससे रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने आगे कहा, ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसे मैंने 3 मिलियन में बेचा। इस दौरान वो वापस आया, लेकिन मुझसे 1 मिलियन चुराने के तुरंत बाद फिर गायब हो गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से पोलर्टन रियल एस्टेट बनाया। मैंने तोड़फोड़ से लेकर रिनोवेशन तक सब कुछ किया। मैंने इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए भीख तक मांगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने इनअप्रोप्रिएट डिमांड्स की, लेकिन मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। रीना की आंखें धीरे धीरे टीयर्स से भर गईं। मैं उस टाइम एक ओल्ड ब्रेड वैन चला रही थी और मैंने एक वुमन को गर्मी में पैदल चलते हुए देखा। मैं उसे देखकर रुकी और उसे ऑफर किया कि मैं उसे ड्रॉप कर दूं। उसी ने मेरे बिजनेस में डायरेक्ट 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तब से मैंने अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। मिस डॉलेजल मेरी हेल्पर हैं, जबकि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे एक न्यू लाइफ दी। रीना ने इतना बोलते ही हर्षित को ध्यान से देखा। जवाब में हर्षित ने अपना वाइन ग्लास उठाया। चीयर्स। रीना ने एक ही सिप में वाइन खत्म कर दी और फिर पूछा, हर्षित, क्या तुमने कभी अपना सिंगल लाइफ खत्म करने के बारे में सोचा है? हर्षित इस सवाल से थोड़ा शॉक्ड था और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसी पल रीना शर्मा गई और उसने अपना सिर हल्का नीचे कर लिया। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? एक बार फिर रीना के वर्ड्स सुनकर हर्षित सरप्राइज रह गया। वो जवाब देने से पहले उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर में रीना बिना किसी डाउट के एक ब्यूटीफुल वुमन थी। उसकी स्किन फेयर थी, आंखें ब्राइट थीं और उसका स्टेचर भी शॉर्ट था। अगर उसका नेचर स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट न होता तो हर्षित को लगता कि वो इजीली किसी भी मैन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकती थी। साथ ही रीना ने शर्म और एक्सपेक्टेशन के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा, जबकि उसके चीक्स अभी भी रेड थे। आखिरकार एक लड़की के लिए ऐसे वर्ड्स बोलना काफी मुश्किल था। कोई डाउट नहीं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, हर्षित ने कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया। ये सुनकर रीना एक्साइटमेंट से उसके नेक्स्ट वर्ड्स का वेट करने लगी। लेकिन क्या हम एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं? हर्षित ने रीना की आंखों में देखते हुए कहा। नंदनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम अलग हो गए। तुम जानती हो क्यों? रीना का फेस तुरंत फीका पड़ गया। फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। वैसे भी मैं अब भी तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। हर्षित ने डीप सांस लेते हुए कहा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मुझे अकेले ही चलना पड़ता है। वो रास्ते कभी कभी डार्क और अनस्टेबल भी होते हैं। ये सुनकर अचानक रीना को ऐसा फील हुआ कि हर्षित एक अकेला और मिसरेबल इंसान है। इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं। हर्षित ने उसे सीरियसली देखा और जवाब दिया, मेरी दुनिया सिर्फ डार्क ही नहीं बल्कि डेंजरस भी है। फिलहाल मैं रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी सोचने के मूड में नहीं हूं। ये सुनते ही रीना की आंखों की चमक धीरे धीरे डल पड़ गई। फिर भी उसने हर्षित का हाथ नहीं छोड़ा। हर्षित कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उन्हें बीच में रोक दिया। क्या ये हर्षित नहीं है? एक अट्रैक्टिव वुमन हर्षित को सरप्राइज होकर देख रही थी। उसकी लुक्स के अलावा वो लंबी और स्लिम थी। सिर्फ एक नजर डालते ही कोई भी बता सकता था कि वो एक स्टनिंग पर्सनैलिटी थी। उसके बगल में एक मैन खड़ा था जिसने पहले हर्षित को एक सिंपल स्माइल दी और फिर रीना की तरफ देखा। वाह, ये वही वुमन है जिसने पोलर्टन में ग्राउंड से अपना एम्पायर बिल्ड किया। उसकी लुक्स वाकई इंप्रेसिव हैं। नंदनी से डिवोर्स हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और तुम पहले से ही किसी न्यू पार्टनर की तलाश में हो। उस वुमन ने हर्षित को थोड़ा ताने भरे अंदाज में देखा।
फिर उसकी नजर हर्षित और रीना के हाथों पर गई, जो अब भी आपस में इंटरलॉक थे, अभी भी एक साथ पकड़े हुए। इसके तुरंत बाद हर्षित ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपना सिर उठाने से पहले एक टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे ही उसने यह जवाब सुना, वुमन ने अपनी आईब्रो फरा ली और हर्षित को और भी ज्यादा डिस्गस्ट के साथ देखा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने चीप हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई जॉब नहीं है। लकीली नंदिनी ने तुम्हें पहले ही डिवोर्स दे दिया, वरना तुम एक वीक मैन होते जो एक वुमन पर डिपेंड रहता। उसके बगल में खड़े मैन की आंखें सख्त हो गईं। इसने मेरी वुमन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या ये मरना चाहता है? कुछ सेकंड बाद रीना खड़ी हुई और शांति से बोली, अपने बगल वाले मैन पर डिपेंड हुए बिना तुम भी कुछ नहीं हो। यकीनन वो अट्रैक्टिव वुमन गुस्से में आ गई। उसने रीना की ओर पॉइंट किया और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम ही मर्दों पर डिपेंड हो। उसकी लाउड वॉइस ने कई कस्टमर्स का अटेंशन ले लिया और उनकी क्यूरोसिटी बढ़ा दी। इसी वजह से वो वुमन और भी ज्यादा एंग्री हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल वुमन जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपने बिजनेस के दौरान ओल्ड मैन के साथ स्लीप किए बिना इस लेवल तक पहुंच सकती है। तुम पहले ही बहुत से मर्दों के साथ स्लीप कर चुकी हो। ये इंसल्टिंग वर्ड्स सुनकर रीना का फेस पीला पड़ गया। उस टाइम बहुत से लोगों ने उसे ऐसे अनएथिकल वर्क करने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन उसने हमेशा उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब तक किसी भी मैन के साथ उसका सबसे क्लोजेस्ट इंटीमेट जेस्चर सिर्फ हर्षित का हाथ पकड़ना ही था। एक वुमन के तौर पर चाहे रीना कितनी भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग क्यों ना हो, फिर भी ऐसे मोमेंट्स आते थे जब वो इनसिक्योर फील करती थी। वो ऐसे गलत स्पेक्यूलेशन से डरती थी और बहुत परेशान भी हो जाती थी। इसलिए जब उस वुमन ने हर्षित के सामने ही ऐसे वर्ड्स बोले तो रीना वाकई में बहुत अपसेट हो गई। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? अट्रैक्टिव वुमन ने स्माइल करते हुए पूछा। क्या इसलिए क्योंकि मैं सही हूं? इससे पहले कि रीना कोई जवाब देती, हर्षित ने उस वुमन के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नतीजतन वुमन के हेवी मेकअप वाले फेस पर क्लियर हथेली का निशान बन गया। ऐसे बेसलेस स्पेक्यूलेशंस दूसरों की इमेज को खराब करते हैं। अगर हिम्मत है तो ये वर्ड्स फिर से रिपीट करो, हर्षित ने पूरी तरह इमोशनलेस होकर कहा। हालांकि वो आम तौर पर केयरलेस लगता था, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत केयरिंग पर्सन था। अगर तुम मुझसे अच्छी तरह बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो हर्षित हमेशा फॉलो करता था। आखिरकार हर्षित भी एक इंसान ही था। यही वजह थी कि उसने उस वुमन को थप्पड़ मारा। लेकिन वो वुमन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थी, बल्कि वो नंदिनी की कजिन मैडलिन जिमरमैन थी। वो उन कई गेस्ट्स में से एक थी जो हर्षित और नंदिनी की वेडिंग में शामिल हुए थे। हर्षित! मैडलिन ने अपना फेस कवर करते हुए शॉक में हर्षित को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे मार सकता है, जैस्पर? मैडलिन के बगल में खड़ा मैन जैस्पर एल्बी अचानक उसका शोल्डर पकड़कर हर्षित की तरफ पॉइंट करने लगा। उस टाइम उसका फेस बिल्कुल टेरिफाइंग हो गया था। तुमने मेरी वुमन को मेरे सामने और मेरे ही रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारा। क्या तुम मरना चाहते हो? तभी हर्षित को पहली बार एहसास हुआ कि जैस्पर वहां मौजूद है। जैस्पर की अपीयरेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 20s में होगा। वो दिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन उसका पर्सनालिटी बहुत करिश्माई था। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। हर्षित ने जैस्पर की तरफ कूल लुक दिया और कुछ भी रिएक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हर्षित, बेहतर होगा कि तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना बाद में तुम्हें खुद अपने लिए मर्सी की भीख मांगनी पड़ेगी, मैडलिन ने सरकास्टिक टोन में कहा। अरे सच में? हर्षित ने कैजुअली पूछा। यह बिल्कुल कैजुअल रिस्पॉन्स सुनकर जैस्पर ने अपना एक्सप्रेशन थोड़ा बदल दिया और फिर बोल पड़ा।
क्या तुम रीना पर ट्रस्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं अपना रियल एंगर दिखाऊंगा तो वो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर पाएगी? बोलते बोलते वो धीरे धीरे हर्षित के और करीब आ गया। पोलर्टन में किसी को हटाना मेरे लिए बहुत इजी है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरी पावर से अनजान हो। ये थ्रेटनिंग वर्ड सुनकर रीना घबरा गई और गिल्ट के साथ हर्षित की स्लीव पकड़ ली। मुझे इससे डील करने दो हर्षित। उसने माना कि हर्षित को नहीं पता था कि जैस्पर कौन है, लेकिन वह जानती थी। जैस्पर ईस्टर्न प्रिंस लुकास एल्बी का बेटा था। लुकास चंद्रकांत, जिम जीशान और टायसन पोलर्टन में ऐसे थे जैसे दुर्गम पहाड़। कुछ साल पहले उन्होंने मिलकर परजीवी नोहा को पोलर्टन से दूर भगाया था। ये इवेंट उनकी पावर और इन्फ्लुएंस का क्लियर प्रूफ था। इसके अलावा भले ही रीना की नेटवर्थ लुकास के बराबर थी, लेकिन उसकी डेप्थ और सपोर्ट सिस्टम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से लुकास के फादर इन लॉ एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट और ऑक्टागन सेक्ट के लीडर थे। मिस्टर एल्बी, मैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मिलियन का कंपनसेशन देने के लिए रेडी हूं। आप क्या सोचते हैं? रीना ने ऑफर दिया। उसे पता था कि हर्षित कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, लेकिन लुकास जैसे हाई लेवल पर्सन का डायरेक्ट फेस ऑन ऑफ सही तरीका नहीं था। इसके अलावा अफवाहें थीं कि लुकास का बेटा जैस्पर बहुत ज्यादा ग्रीडी और इनसैशिएबल था। 100 मिलियन? जैस्पर ने अपने थंब रिंग को घुमाते हुए कहा। लगता है कि मिस्टर चतुर्वेदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस वर्मा। आप उनके लिए ये मैटर सुलझाने को इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर कर रही हैं। जैस्पर की बातों को सुनकर रीना ने सोचा, अगर 100 मिलियन देकर ये इशू फिनिश हो सकता है तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अफसोस, चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। अब इस मैटर में मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। जैस्पर ने स्मिरक किया और फिर मैडलिन की ओर देखा। मैडलिन, हमें अभी कुछ और काम करने हैं, पहले चलते हैं, ठीक है? मैडलिन को समझ आ गया कि जैस्पर के माइंड में कुछ प्लान चल रहा है, इसलिए उसने जैस्पर की ओर सिर हिलाया और फिर हर्षित और रीना को एक वाइशस लुक दिया। ठीक है। जैस्पर हंसा और मैडलिन को अपनी आर्म्स में लेकर वहां से चला गया। उस टाइम रीना बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। डोंट वरी, मैं यहां हूं, हर्षित ने उसे एश्योर किया। मैं भी देखना चाहता हूं कि उनके पास क्या क्या प्लान्स हैं। रीना ने हल्की स्माइल के साथ सिर हिला दिया। ठीक है, जो भी आप कहें। उसकी रिस्पॉन्स देखकर हर्षित ने कुछ और नहीं कहा। रीना को घर ड्रॉप करने के बाद वो सीधा पोलर्टन एस्टेट्स में अपनी हवेली वापस चला गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसे ब्रैडली का मैसेज मिला। नंदनी, वर्मा फैमिली के पिलर कॉनर से मिलने टेहेवन जा रही है। अगर मैसेज में मेंशन किया गया पर्सन कॉनर वर्मा न होता तो टेहेवन में वर्मा फैमिली इतनी स्ट्रांग न होती। कहा जाता था कि पूरा टेहेवन उसकी हथेली में था। हर्षित ने रिप्लाई किया, हर चीज पर क्लोज मॉनिटरिंग रखना और कोई भी न्यूज मिले तो मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट देना। नंदनी की सेफ्टी के लिए भी किसी को भेजो। वैसे परजीवी का कोई ट्रेस मिला? ब्रैडली ने जवाब दिया, नहीं। बेनेट की डेथ के बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई। यहां तक कि निगेल भी अभी तक इनएक्टिव है। उन पर नजर रखना जारी रखो, हर्षित ने इंस्ट्रक्शन दिया। उसी दौरान नंदनी अकेले ही टेहेवन में वर्मा मेंशन में एंटर कर गई। पहली बार उसने टेहेवन में वर्मा फैमिली की रियल पावर फील की जब उसने एक गिगांटिक एस्टेट देखा जो पूरे पहाड़ पर फैला हुआ था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो ग्रेट कॉर्नर से मिली, लेकिन कॉर्नर अफवाहों में बताए गए वीक मैन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उस टाइम वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। दादाजी, कॉर्नर। नंदनी कॉर्नर के पास गई और उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। कॉर्नर ने वार्म स्माइल के साथ कहा, ओह, तुम यहां हो वर्मा, आओ बैठो और कॉफी पियो। नंदनी थोड़ी शर्माती हुई आगे बढ़ी और कॉर्नर के साथ मंडप में जा बैठी। हाउसकीपर उन्हें कॉफी सर्व करने आया। तुम टेहेवन क्यों आई? कॉर्नर ने स्माइल करते हुए पूछा। नंदनी ने विनम्रता से जवाब दिया, सबसे पहले आपका बर्थडे आने ही वाला है दादाजी कॉर्नर, इसलिए मैं इसे आपके साथ सेलिब्रेट करने आई हूं। दूसरी बात, मैं पर्सनली आपको पोलर्टन में अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहती हूं। कॉर्नर ने कॉफी का एक सिप लिया और कैजुअली कहा,
मैं थैंकफुल हूं कि तुमने मेरे बर्थडे के बारे में सोचा। जहां तक पोलर्टन में तुम्हारी स्ट्रेटजी की बात है तो तुम खुद ही डिसाइड कर सकती हो। नंदनी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, मुझे करंट सिचुएशन को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम चलो सुनते हैं। कॉनर ने कॉफी मग नीचे रखा और नंदनी को इंटेंसली घूरने लगा। नंदनी को फील हुआ कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कॉनर का फेस और नजरें वार्मथ से भरी थीं, फिर भी उनकी हर मूवमेंट में एक लीडर की आभा थी। आखिरकार वो एक हाई पोजीशन वाले पर्सन थे। बिना देरी किए नंदनी ने अपने थॉट्स को अरेंज किया और कॉनर से कहा, निगेल पोलर्टन में अपनी पोस्टिंग के साथ स्कारलेट स्वान विला को कैप्चर करने का प्लान बना रहा है। फिलहाल ये पहले ही एक फेलियर साबित हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने नेचर के बेस पर इतनी जल्दी हार मान लेगा, लेकिन फिर से हारने का मतलब होगा टोटल डिफीट। अब और स्ट्रगल करने का कोई वैल्यू नहीं बचा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्कारलेट स्वान विला को छोड़कर अपना फोकस साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट पर शिफ्ट करना चाहिए। जैसे पहले कॉनर अभी भी अनइमोशनल एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट में करंट सिचुएशन क्या है? सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट 5,30,000 स्क्वायर मीटर का है। ये किसी मिनी सिटी कॉम्प्लेक्स से कम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ काफी ज्यादा हलचल है। नंदनी ने सीधे कॉनर की आंखों में देखा। कितनी बड़ी हलचल? कॉनर को नंदनी की बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अपने एक्सपीरियंस और हाई लेवल पोजीशन के बेस पर उसे लगता था कि कोई भी डिस्टर्बेंस उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर सकता। नंदनी ने सीधा जवाब दिया, लैंड रिक्लेमेशन। उस मोमेंट कॉनर का दिल जोर से धड़का। मग की ओर मूव कर रहा उसका हाथ भी बीच में रुक गया। वर्मा फैमिली की 8 ब्रांचेस को यूनाइट करके अपनी डेथ से पहले टॉप लोकल ग्रुप्स के अगेंस्ट फाइट करना कॉनर का ड्रीम था। जहां तक नंदनी की बात है, वो कॉनर के फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक थी और वो जानता था कि वो इतनी जल्दी फेल नहीं होगी। पोलर्टन उनके लिए बस एक छोटी सी मूव थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उस सिटी के थ्रू वर्मा फैमिली को कोई बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन लैंड रिक्लेमेशन से सब कुछ चेंज हो सकता था। अगर ऐसा हुआ तो पोलर्टन में वर्मा फैमिली डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन सकती थी और ये टेहेवन में वर्मा फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था। क्या ये न्यूज़ ट्रस्टवर्थी है? उस मोमेंट कॉनर की वॉइस डीपर हो गई थी। कोई ऑफिशियल न्यूज़ या डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है। चंद्रकांत करेंटली साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के डेवलपर हैं, लेकिन मुझे पता है कि बैकग्राउंड में कोई और भी है। पहले ये जगह बहुत रिमोट और रॉकी थी। डॉक यार्ड में कन्वर्ट करने का कोई यूज नहीं था। फिर भी ये जगह पोलर्टन का बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हब है। वहां जल्द ही कोई बिग इवेंट होने वाला है। इसलिए मैंने पोलर्टन में एक स्टील कंपनी, एक अर्थवर्क कंपनी और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी सेटअप करने की प्रिपरेशन कर ली है। इसके अलावा मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए भारी संख्या में एक्सकवेटर मशीनों का ऑर्डर भी दे दिया है, नंदनी ने डिटेल में बताया। कॉनर ने स्टोन टेबल पर अपनी फिंगर से टेबल टैप किया और कहा, इंफॉर्मेशन का सोर्स अनरिलायबल है और ये पूरी तरह से तुम्हारी खुद की प्रेडिक्शन है। अगर तुम गलत साबित हुई तो लैंड रिक्लेमेशन मुश्किल नहीं है। सबसे हार्ड पार्ट है अप्रूवल लेना। यहां तक कि अगर मैं खुद जेडबोरो जाऊं तब भी शायद मुझे ये अप्रूवल न मिले। ऊपर से तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कब और कैसे लैंड रिक्लेम करेंगे। नंदनी एकदम चुप हो गई। नेक्स्ट मोमेंट कॉनर ने कहा, लेकिन अगर हमारे पास एडवांटेज होगा तो ये एक गुड थिंग होगी। मुझे इंप्रेसिव लगा कि तुमने ये पॉइंट सोचा। नंदनी ने स्ट्रांग वॉइस में कहा, मैं रिस्क लेने को रेडी हूं। ट्राई करो। अगर लॉस भी हुआ तो हमें सिर्फ कुछ 100 मिलियन का लॉस होगा, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम्हारा फैमिली पूरी तरह खत्म हो सकता है। ये कॉनर का वे था उसे वार्न करने का। अगर वो फेल हुई तो उसका फैमिली कभी वर्मा फैमिली की मेन ब्रांच में वापसी नहीं कर पाएगा। उन्हें अपने दम पर सरवाइव करना पड़ेगा। नंदनी ने डीप ब्रीथ ली और कहा, मैं समझती हूं। बाद में ओल्ड मैन ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब जाओ और रेस्ट करो। नंदनी तुरंत वहां से चली गई।
जैसे ही कॉर्नर ने उसकी पीछे हटती हुई शैडो को देखा, उसकी आंखें डार्क हो गईं। कोल्बी, क्या ये तुम्हारी पोती है? बेटर होगा कि वो मुझे डिसअपॉइंट ना करे। नंदनी के बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर कोल्बी वर्मा ने उसके फादर को वार्न किया था कि वो हर्षित के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखें। 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। हर्षित भी उनके फ्यूनरल में प्रेजेंट था। मैंने सुना, क्या उसे सच में लगता है कि लैंड रिक्लेमेशन होगा? नंदनी के जाने के बाद एक ओल्ड लेडी ने अपनी वॉइस में हल्की नाराजगी के साथ कहा। वो देर तक उसकी पीछे हटती हुई बैग को देखती रही। अपनी वॉकिंग स्टिक को ग्राउंड पर हिट करते हुए उसने कोल्डली कहा, बकवास। कुछ ही देर बाद कॉर्नर ने चायदानी को टेबल से उठा लिया। तुमने चायदानी पर एक सुनने वाला डिवाइस लगाया है। मैं अभी भी जिंदा हूं, लेकिन तुम पहले से ही इतने बेचैन हो। ऐसा कहकर उसने चायदानी के नीचे से सुनने वाला डिवाइस खींचकर निकाल लिया और उसे क्रश कर दिया। उसकी वाइफ ने कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं की और बस उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती हुई चली गई। अभी तुम्हारे बर्थडे डिनर में 3 दिन बाकी हैं। मैं देखना चाहती हूं कि उसने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया है। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं उसे वापस पोलर्टन भेज दूंगी। कितनी शैलो औरत है। ओल्ड मैन ने बेपरवाह होकर खुद के लिए 1 कप चाय डाली। कई किलोमीटर दूर जंगल में एक मिस्टीरियस पर्सन अचानक गायब हो गया। कुछ ही देर बाद पूरी कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड हर्षित के फोन पर सेंड कर दिया गया। अपने लिप्स के कॉर्नर्स को तिरस्कार से टाइट करते हुए हर्षित ने बुदबुदाया, कॉर्नर की वाइफ सिल्विया येजर चाहती है कि नंदनी खुद को फूल बना दे। इसके तुरंत बाद उसने चंद्रकांत को कॉल किया और इंस्ट्रक्शन दिया, चंद्रकांत, मुझे रिक्लेमेशन अप्रूवल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी ला कर दो और इसे होराइजन ग्रुप 3 के नाम से वर्मा फैमिली की मेन ब्रांच में भेज दो। कुछ दिन बाद नंदनी को इंसल्ट करने की हिम्मत करने वाले हर किसी को खत्म कर दो, चाहे वो कोई भी हो या उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। नंदनी हमेशा मेरी रहेगी, मैं उसके फैमिली से डरता नहीं हूं। आदेश सुनकर चंद्रकांत को लगा जैसे वो किसी स्ट्रॉन्ग फायर से जल रहा हो, जैसा कि लॉर्ड चतुर्वेदी से एक्सपेक्ट किया गया था। कितना दबंग और अमेजिंग आदमी है। इसके बाद हर्षित ने लावण्या को कॉल किया। तुम कहां हो? क्या सरप्राइज है? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? दूसरी तरफ एक फीमेल वॉइस हंसते हुए आई। उसकी आवाज बहुत स्वीट थी। पहले तुम मुझे अविराज से मिलने के लिए कहती रहती थी, अब मैं फ्री हूं। ओके, मेरे कॉल का वेट करो। चूंकि ये एक सीरियस मैटर था, उसने मजाक करना बंद कर दिया। सतह पर अविराज एक हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल डिजाइनर थी। स्पेशली उसने जो खुद का डिजाइन किया हुआ नेकलेस था, इटर्नल लव, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी वैल्यू 10 मिलियन थी और अभी भी हाई डिमांड में था। रियली इटर्नल लव उसका मोस्ट प्राउड वर्क नहीं था। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड थी वो था ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दुनिया में सिर्फ एक ही पीस था जिसकी ऑक्शन प्राइस 30 मिलियन थी। 1 महीने पहले जब वेस्ट एपिया फैशन एक्सपो में इस गाउन का अनवील हुआ, पूरा फैशन इंडस्ट्री एक्साइटेड हो गया था। हालांकि हर्षित उससे इसलिए नहीं मिलना चाहता था। उसकी एक और सीक्रेट आइडेंटिटी थी, फोर सिंबल्स प्रोजेक्ट की चीफ इंजीनियर। ये एक सुपर सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम था। 112 सैटेलाइट्स लॉन्च होने के बाद पोजिशनिंग की सटीकता कुछ मिलीमीटर के अंदर होगी। अगर इसे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जैसी स्ट्रैटेजिक वेपन्स से जोड़ा जाता तो ये लैंड वॉर के लिए एक पिन पॉइंट अटैक सिस्टम बन जाता। बिना किसी डाउट के पूरी दुनिया इस लैंड वॉर सिस्टम से टेरर में आ जाती। लॉन्चिंग सेंटर देश के 4 निर्जन एरियाज में फैला हुआ था, लेकिन लैब और लॉन्च कंट्रोल टर्मिनल दोनों पोलर्टन में थे। अगर हर्षित का गैस सही था तो यही नूह का अल्टीमेट टारगेट था। नूह ने देश में ह्यूमन सलाइवा, ब्लड और यूरिन सैंपल्स की स्मगलिंग की थी। उसका टारगेट क्या था ये क्लियर नहीं था, लेकिन वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। इसलिए हर्षित ने इस मैटर को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं की। भले ही नूह पिछले कई सालों में हर्षित का सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल नहीं था, लेकिन वो सबसे टफ एनिमी जरूर था। वो बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व था।
कोई नहीं जानता था कि उसने कहां से स्टार्ट किया और अब कहां पहुंच गया है। लावण्या का कॉल बैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो आधे घंटे में मेरे ऑफिस आ जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें लेने आऊं? नो नीड, मैं खुद आ जाऊंगा। आधे घंटे बाद हर्षित ने लावण्या के ऑफिस में अविराज से मुलाकात की। फैशनेबल कपड़ों में ड्रेस्ड एक स्लिम वुमन जो 30 के आसपास लग रही थी। उसके बाल एक शॉर्ट हेयर स्टाइल में थे। उसका फेस ओवल शेप्ड था जिससे एलिगेंस झलक रही थी। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर चतुर्वेदी। अविराज खड़ी हुई और हर्षित से हैंडशेक किया। पहले चिलियार्ड एवियन ने उसकी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर दी थी। जब उसने पहली बार उसका फेस देखा तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसकी इमेजिनेशन में लॉर्ड चतुर्वेदी जैसा कैरेक्टर हार्श और अनक्लासी होना चाहिए था, लेकिन जब वो उससे मिली तो उसे रियलाइज हुआ वो रियली यंग और चार्मिंग था। आपसे मिलकर खुशी हुई सुश्री स्नोडेन, कृपया बैठ जाइए। फिर हर्षित ने उसे बैठने का इशारा किया। अविराज एक परिपक्व महिला थी जबकि लावण्या चुलबुली थी। उसके हाव भाव बहुत ही शानदार थे और उसकी हर हरकत में एक शांत भाव झलकता था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी हो। अविराज ने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा जिससे उसके सफेद दांत दिखने लगे। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए हर्षित ने कहा, मैं तो बस एक झगड़ालू इंसान हूं, लेकिन आप अलग हैं। आप जैसे रिसर्चर देश के स्तंभ हैं। हमारा देश आपके योगदान के कारण ही मजबूत हो सकता है। उसके शब्दों ने उसे सरप्राइज कर दिया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी धारणा होगी। सुश्री स्नोडेन, आप लैब कब जा रही हैं? उन्होंने पूछा। मैं फाइनल डेटा डिबगिंग के लिए 1 महीने बाद लैब में एंटर करूंगी। हम अभी भी कई मेजर डेटा पॉइंट्स का टेस्ट कर रहे हैं। 1 महीना। हर्षित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे पास नूह को ढूंढने और उससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 1 महीना है। यह मिशन बहुत टफ है, अविराज ने कहा। नोहा रॉड्रिगेज, मैन वर्मा फैमिली। सिर हिलाते हुए उसके सामने खड़े आदमी ने उसे एश्योर किया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। उनका टोन कॉन्फिडेंट था। भले ही मैं उसे खत्म न कर पाऊं, लेकिन मुझे लैब को सेफ रखने और यह एंश्योर करने का पूरा भरोसा है कि आप अंदर सेफ हैं। तो फिर मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगी। ये कहते हुए अविराज ने अपने बगल में रखे 2 लग्जरी बॉक्स खोले। अपना थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए मैं तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट्स लाई हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वे पसंद आएंगे। पहला गिफ्ट एक बेहद खूबसूरत नेकलेस था। आंखें सिकोड़कर वह अविराज की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस बीच लावण्या, जो उनके बगल में थी, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। उसका जबड़ा खुला रह गया और वह शौक में नेकलेस को देखती रही। उसकी आंखें डिजायर से चमक उठीं। यह सुप्रीम इटर्नल लव है जिसे मैंने पर्सनली कोरलियोन उल्कापिंड और रूबेलाइट का यूज करके डिजाइन और तैयार किया है। 10 दिन पहले नॉर्थ एपिया फैशन वीक के दौरान एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस ने इसके लिए 15 मिलियन की ऑफर दी थी, लेकिन मैंने इसे नहीं बेचा। कोरलियोन उल्कापिंड आउटर स्पेस से आए थे और उनमें कई तरह के मेटल एलिमेंट्स मौजूद थे। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे फेक कोरलियोन उल्कापिंड हैं। उनमें से कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। उन्हें बॉडी पर पहनने से नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यह अलग है। देखो, कुछ ही सेकंड में अविराज ने अपने बालों की एक लट निकाली और आग जलाने से पहले उल्कापिंड के चारों ओर लपेट दिया। बाल भी नहीं झुलसे थे। उसे जलाना मुश्किल था। फिर उसने पानी का एक बाउल निकाला और नेकलेस उसमें डुबो दिया। एक पल में ही पूरा नेकलेस ब्राइट लाइट से चमक उठा, जिससे एक अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया। उल्कापिंड को पहचानने के कई तरीके हैं। क्या तुम्हें यह पसंद है? अविराज ने पूछा। जवाब में हर्षित ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम इसे अपनी वाइफ को दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वुमन इस तरह के गिफ्ट को रिजेक्ट करेगी। इसे लैब में मुझे सेफ रखने के लिए पेमेंट के रूप में लो। दूसरे गिफ्ट के लिए यह ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। लावण्या, इसे ट्राई करो। यह एक सैफायर ब्लू गाउन था जिसमें बहुत सारे शाइनी सेक्विन लगे हुए थे।
अविराज की तरफ आंखें घुमाने के बावजूद लावण्या ने गाउन ले लिया और दूसरे रूम में चली गई। जब वह दोबारा हर्षित के सामने आई तो गाउन की शाइन ने उसे लगभग ब्लाइंड कर दिया। वह ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही थी। वह उसकी चेस्ट पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। लोकट गाउन से उसकी चेस्ट का अपर पार्ट बर्फ की तरह सफेद दिख रहा था। उसके हर स्टेप के साथ उसके ब्रेस्ट मूव कर रहे थे। क्या तुमने अंदर आधी फुटबॉल ठूंस दी थी? हर्षित ने लावण्या की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाद में उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली। यह मेरी डीप क्लीवेज दिखाने के लिए है। क्या तुम समझ रहे हो? मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। क्या ये नंदिनी से बड़े नहीं है? हर्षित ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने उसे टच तक नहीं किया है। आश्चर्यचकित होकर लावण्या ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या तुम सीरियस हो? तुमने शादी कर ली और तलाक ले लिया, फिर भी तुमने उसे कभी नहीं छुआ? हर्षित ने भावशून्यता से जवाब दिया, अनेक अपरिहार्य सिचुएशंस के कारण मैं अभी भी कुंवारा हूं। अपने होठों को सिकोड़ते हुए अविराज ने हंसते हुए बीच में टोका, ठीक है, बहुत हो गया, ये टॉपिक से हटकर है। मिस्टर चतुर्वेदी, मैं आज आपको ये 2 गिफ्ट्स दे रही हूं। ठीक है तो फिर। उसने बॉक्सेस ले लिए। उसी वक्त लावण्या एक्साइटमेंट से उसकी ओर देख रही थी। नेचुरली वह उसके थॉट्स से अच्छे से वाकिफ था और उसने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आप इन्हें किसे देने वाले हो? वह स्माइल करते हुए उसके पास बैठ गई। उस दिन उसका आउटफिट बहुत ही अट्रैक्टिव था। टाइट फिटिंग स्कर्ट उसके वाइड हिप्स को हाईलाइट कर रही थी, साथ में ब्लैक स्टॉकिंग्स उसकी लॉन्ग और स्लिम लेग्स को कवर कर रहे थे। हर्षित के पास पहुंचते हुए उसने अपना बॉडी उसके क्लोज झुका लिया। उन्होंने पूछा, क्या मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता? अगले ही पल उसने सैफायर ब्लू गाउन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की तरफ इशारा किया। यह कैसा है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, मैं भी इसे रख रहा हूं। तुच्छ, उसने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, तुम्हारी नेटवर्थ बिलियंस में है और तुम जो चाहो खरीद सकते हो, फिर तुम मेरी चीजें मुझसे क्यों छीनना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे प्राइस की कोई परवाह नहीं है। मैं गाउन के 100 पीस भी खरीद सकती हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह तुम्हारी तरफ से एक गिफ्ट है। जब तक यह तुम्हारी तरफ से है, मैं खुश रहूंगी। फिर उसने अपने रेड थिक लिप्स को चाटा। लिप्स की लाइंस बहुत क्लियर दिख रही थीं, जो उन्हें देखने वालों को लुभा रही थीं। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए अमेज़न से 2 ड्रेस ऑन ऑर्डर कर दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही वह खड़ा हो गया। अविराज ने उसे स्माइल करते हुए जाते हुए देखा। यह देखकर कि वह जा चुका था, उसने लावण्या से पूछा, क्या तुम्हें वह पसंद है? बाद वाली ने आह भरी, तुम्हें मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अरेंज्ड मैरिज हमारे घर में कॉमन है। उन्होंने मेरे लिए पहले ही एक फियोनेंसे ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं। जहां तक हर्षित की बात है, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं उसे लाइक करती हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स हैं। इसके अलावा वह इस वक्त मेरे लिए सबसे सूटेबल इंसान है। वह ज्यादा एम्बिशियस नहीं है और सिर्फ मेरे मनी के लिए मुझसे डेट नहीं करेगा। अविराज ने कहा, वह तुमसे ज्यादा अमीर है। लावण्या ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, वह साउथवुड ई-कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट का ऑनर है। नहीं, वह तो उसके लिए बस एक टॉय है, अविराज ने कमेंट किया। यह सुनकर लावण्या ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अविराज ने कहा, उसकी होराइजन ग्रुप नाम की एक कंपनी है जो कंट्री के बाहर ऑपरेट करती है। तुम्हें यह कैसे पता? लावण्या ने डाउटफुल नजरों से उसके सामने खड़ी वुमन को देखा। आह भरते हुए अविराज ने बताया, मैं ओरिजिनली होराइजन ग्रुप में ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ग्रुप का हर मेंबर अपने फील्ड में बेस्ट है। उसने एक रूल बनाया कि वे किसी भी नेशनल लेवल के साइंटिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी साइंटिस्ट्स को अपने कंट्री के लिए काम करना होगा। लावण्या ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वह इतने देशभक्त हैं। ऐसा लग सकता है कि उसे दूसरों की ओपिनियन की परवाह नहीं, लेकिन वह अंदर से बहुत प्राउडफुल है और हमेशा कंट्री की सर्विस करना चाहता है, अविराज ने सिर हिलाते हुए कहा। जब हर्षित लावण्या के ऑफिस से बाहर आया तो चंद्रकांत पहले से ही नीचे वेट कर रहा था और उसने रिस्पेक्टफुली सिर झुकाया।
लॉर्ड चतुर्वेदी, होराइजन ग्रुप से वाइवर्न किंग आ गए हैं। अपने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए हर्षित ने इंस्ट्रक्शन दिया। कार में बैठ जाओ। शानदार रोल्स रॉयस में बैठने के कुछ सेकंड बाद एक और आदमी आगे आया और उसने रिस्पेक्टफुली देखा। लॉर्ड चतुर्वेदी, वह एक हैंडसम लेकिन रिजर्व्ड आदमी था। उसकी आंखें लंबी और नैरो थीं और उसका जॉ लाइन शार्प था, जिससे ऐसा लगता था कि वह कोल्ड और डिस्टेंट है। किंग्सले फेल्टन होराइजन ग्रुप का मेंबर था और वर्ल्ड के टॉप 100 असैसिन्स में से एक था। आप यहां हैं, हर्षित ने कहा। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए यहां रहने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। किंग्सले बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हर्षित उसका आइडल था। उसने हर्षित को कॉपी भी किया और एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन शो किया। इन दो चीजों और पुनर्ग्रहण स्वीकृति दस्तावेजों के साथ तहवन जाओ। अगर वर्मा परिवार आज्ञा मानने से इनकार करता है तो उनमें से कुछ को मार डालो। हर्षित ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उन्हें होराइजन ग्रुप के नाम से भेजो। क्या इससे मिस वर्मा को कोई परेशानी होगी? चंद्रकांत ने पूछा। अगर परजीवी को पता चल गया तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी योजनाएं हैं, हर्षित ने बीच में टोकते हुए कहा। यह सुनकर चंद्रकांत चुप रहा। कुछ ही समय बाद किंग्सले इटर्नल लव और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम लेकर चले गए। पोलर्टन अभी भी समृद्ध था। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट खूबसूरती से रोशन था। रीना अभी भी ऑफिस में ऑन ऑर्डर प्रोसेस कर रही थी और अभी तक घर नहीं गई थी। वसुंधरा का प्रचार वीडियो जारी किया गया था और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। पिछले 2 दिनों में ऑन ऑर्डर की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। स्कारलेट स्वान विला ने एक स्पेशल लॉजिस्टिक्स लाइन बनाने के लिए चंद्रकांत के साथ औपचारिक रूप से पार्टनरशिप भी स्थापित की थी। यह कहा जा सकता है कि साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट में रीना के बिजनेस की शुरुआत अच्छी रही। केवल लिमिटेड लोगों को ही पता था कि साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट के पीछे की तटरेखा पर जल्द ही भूमि सुधार किया जाएगा और यह अनगिनत लोगों के लिए सफलता का बेस बन जाएगा। इस बीच इन सभी प्लान्स के पीछे मेन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हर्षित ही था। अचानक रीना का फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया, ये देखने के लिए कि क्या यह हर्षित का मैसेज है। हालांकि यह किसी अननोन नंबर से था। मैसेज में लिखा था, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर्षित को छोड़ दूं तो मुझे स्कारलेट स्वान विला के 50% शेयर दे दीजिए। एक पल में उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह जैस्पर से था। वह हमेशा से जानती थी कि जैस्पर महत्वाकांक्षी है। इसी वजह से उसने मामले को सुलझाने के लिए उसे 100 मिलियन देने की पेशकश की थी। उसे नहीं पता था कि वह इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि उसने स्कारलेट स्वान विला की आधी हिस्सेदारी मांग ली। टूरिज्म और सेल्स की वजह से स्कारलेट स्वान विला का एनुअल नेट प्रॉफिट अब 7 मिलियन से ज्यादा है। क्या जैस्पर सच में इसका आधा हिस्सा चाहता है? उसने तुरंत ही कोई उपाय सोचने के लिए अपना दिमाग लगाया। क्या मुझे हर्षित को इस बारे में बताना चाहिए? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती। जैस्पर के दादा ऑक्टागन संप्रदाय के लीडर हैं, जबकि उनके पिता ईस्ट प्रिंस लुकास हैं। एक बार अगर मैं हर्षित को यह बता दूं तो वह जरूर आगे आएगा। अगर वह जैस्पर के साथ किसी और कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। यह सोचते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हर्षित की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए? उसने खुद से 3 बार पूछा और पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इस तथ्य के बावजूद कि उनका साथ बहुत कम समय का था, वह अनजाने में ही उसके प्यार में पड़ गई थी। इससे पहले कि रीना मैसेज का जवाब दे पाती, फोन फिर बज उठा। यह कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं बल्कि एक फोन कॉल था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कॉल उठाया। रीना, क्या तुमने अपना फैसला ले लिया है? लाइन के दूसरी तरफ से जैस्पर की आवाज आई। मैडलिन को उसके पास होना पड़ा क्योंकि उसकी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हर्षित को बचाना चाहती हो? फिर हमें स्कारलेट स्वान विला की आधी इक्विटी दे दो, नहीं तो जैस्पर हर्षित की जान ले लेगा। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? क्या तुम उसके लिए यह भी नहीं कर सकती? जैस्पर, लिमिट क्रॉस मत करो। रीना की आवाज ठंडी थी। वह आदमी तुरंत हंसने लगा। उसने मेरी औरत को थप्पड़ मारा और पूरी घटना सीसीटीवी द्वारा रिकॉर्ड की गई।
भले ही तुम अथॉरिटीज से मदद मांगो, हम विक्टिम हैं। मुझे मेरे पिता को इसमें शामिल करने के लिए मजबूर मत करो, वरना। एक लंबी सांस लेते हुए रीना बोली, 50% बहुत ज्यादा है। मैं आपसे डील करने के लिए फोन नहीं कर रहा हूं। अगर आप मुझे 50% शेयर देने के लिए तैयार हैं तो इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट को आज रात 11 बजे लूनर होटल के रूम 1102 में लेकर आओ। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कल सुबह हर्षित चतुर्वेदी धूल चाटे। इतना कहने के बाद जैस्पर ने फोन काट दिया। स्कारलेट स्वान विला को लिस्टेड नहीं किया गया था और निकट भविष्य में भी लिस्टेड नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब था कि यह रीना की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। भले ही पोलर्टन रियल एस्टेट दिवालिया हो जाए, लेकिन जब तक स्कारलेट स्वान विला का ऑनरशिप उसके पास रहेगा तब तक वह ठीक रहेगी। हालांकि जैस्पर अब उससे इक्विटी का आधा हिस्सा मांग रहा था। यह विला उनकी सालों की मेहनत का रिजल्ट था। कोई नहीं जानता था कि स्कारलेट स्वान विला को दलदल से वेटलैंड पार्क में बदलने में उसने कितना टाइम और पैसा लगाया था। हंसों के ब्रीडिंग और सेल्स की ऑफिशियल प्रोसेस का तो जिक्र ही नहीं किया गया। कुर्सी पर गिरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका चेहरा उदास हो गया। यह पहली बार था जब उसने खुद को इतना अकेला और हेल्पलेस फील किया। कुछ सोच विचार के बाद उसने एम्मा डोलेजल को फोन किया। एम्मा पहली पर्सन थी जिसने रीना में इन्वेस्ट किया था। वह एक पोलर्टोनियन थी और शहर में लगभग 300 प्रॉपर्टीज की ऑनर थी। वह सिर्फ रेंट कलेक्ट करती थी। सुश्री डोलेजल, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, रीना ने कहा। क्या है? जल्द ही फोन के दूसरी तरफ से एक स्लीपी आवाज सुनाई दी। रीना ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था। क्या तुम स्कारलेट स्वान विला की आधी इक्विटी किसी आदमी को बचाने के लिए देना चाहती हो? नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बहू बनो। मैं इसकी कभी परमिशन नहीं दूंगी, एम्मा ने बिना झिझके मना कर दिया। रीना एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। उसकी सोच में एम्मा हमेशा से ही फ्रेंडली रही थी। उसने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उसके बेटे ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा रीना कभी भी उसकी बहू नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। आपके बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और मैं भी कभी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, रीना ने समझाया। जवाब में एम्मा ने ताना मारा, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मैं तुम्हें बता दूं, लुकास को नाराज करने से तुम्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। बेशक मैं लुकास से नहीं डरती, लेकिन मैं किसी अजनबी को क्यों बचाऊं? स्कारलेट स्वान विला तुम्हारा फ्यूचर दहेज है। मैं किसी को भी इस पर हाथ नहीं डालने दूंगी। जितना ज्यादा वह बोलती गई, उसकी आवाज उतनी ही हार्श होती गई। उस वक्त रीना को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। यह पहली बार था जब एम्मा ने उसके सामने एग्रेसिव बिहेव किया। उस समय एम्मा ने रीना में 10 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में रीना को उससे मिलने वाली इनकम 50 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा रीना ने एम्मा को प्रिंसिपल अमाउंट पहले ही लौटा दिया था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कारलेट स्वान विला की फेम के बाद हर कोई उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। अगर मेरे 10 मिलियन ना होते तो तुम भी नहीं होती। स्कारलेट स्वान विला तो दूर की बात है, एम्मा ने जोर देकर कहा। एक पल में रीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा तुम्हारा रिस्पेक्ट किया है। क्या हमारी फ्रेंडशिप स्कारलेट स्वान विला से कम वैल्यूबल है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने तुम पर 10 मिलियन क्यों इन्वेस्ट किए, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा है? एम्मा ने सख्त आवाज में कहना शुरू किया। सबसे पहले ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो। दूसरा, तुम मनी कमाना जानती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक जर्जर वैन में छोटी सी राइड के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी? रीना, अगर तुम पोलर्टन में बिजनेस करना कंटिन्यू करना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं तुम्हें स्कारलेट स्वान विला की इक्विटी का 1% भी दूसरों को देने की परमिशन नहीं दूंगी। जहां तक हर्षित चतुर्वेदी की बात है, उसे मरने के लिए छोड़ दो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुर्सी पर बैठते हुए रीना ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर बाद ही उन्हें खोला। समय देखते ही उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी।
रात के 10 बज चुके थे और जैस्पर से मिलने के लिए उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। अगले ही पल उसने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से दस्तावेजों का एक ढेर निकाला। यह स्कारलेट स्वान विला का इक्विटी सर्टिफिकेट था, साथ ही योग्यता प्रमाण पत्रों का ढेर भी था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने लाइट बंद कर दी और भूमिगत कार पार्क की ओर चल पड़ी और लूनर होटल की ओर रवाना हो गई। उसी समय हर्षित एक सिंपल बिजनेस हाउस में आराम कर रहा था। यह वह घर था जिसे चंद्रकांत ने हाल ही में उसके लिए अरेंज किया था। उसे लगा कि पोलर्टन एस्टेट्स में रहना बहुत हाई प्रोफाइल है, इसलिए वह आमतौर पर इस सिंपल घर में रहता और सोता था। जब वह सोफे पर बैठकर अपने टैबलेट पर कुछ देख रहा था तो सिक्योरिटी डोर अचानक खुल गया। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने बिन बुलाए मेहमानों की ओर देखा। वहां 1 दर्जन से ज्यादा काले कपड़े पहने हुए लोग थे। वे सभी लंबे कद के थे, उनकी कनपटी उभरी हुई थी और वे ट्रेंड वॉरियर्स लग रहे थे। जैसे ही सिक्योरिटी डोर बंद हुआ, उन्होंने अपना ध्यान हर्षित की ओर लगाया, जो पूरी स्थिति से निश्चिंत दिख रहा था। इस बीच हर्षित अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अपना सिर नीचे करते हुए उसने कहा, तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि तुम गलत कमरे में हो। तुम हमारा टारगेट हो, काले कपड़ों में से एक ने चिल्लाकर कहा। उसका 2/3 चेहरा ढका हुआ था। क्या तुम यहां मरना पसंद करोगे या हमारे साथ आना चाहोगे? क्या बॉस ने उसे समुद्र में फेंकने के लिए नहीं कहा था? हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम आधी इक्विटी पर अपना कब्जा नहीं कर लेते, तब तक वह मर नहीं सकता। क्यों न हम उसे बधिया करके रीना को सौंप दें? यह सुनकर हर्षित ने अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम इतने पावरफुल हो? तुम मुझसे ज्यादा घमंडी क्यों लग रहे हो? जब तुम इतने काबिल हो तो मैं तुम्हें लॉर्ड चतुर्वेदी की टाइटल क्यों नहीं दे देता? ठीक है, चूंकि मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम्हें यहां किसने भेजा है, अब तुम बेकार हो। इसके बाद उसने टैबलेट नीचे रख दिया और धीरे से खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक अलग ही एनर्जी और अजेय आभा निकलने लगी। उस समय वह रसातल में निष्क्रिय पड़े एक प्राचीन जानवर की तरह था, जो एक पल में जाग गया। काले कपड़े पहने सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हर्षित एक ड्रैगन में बदल गया हो और उन पर हमला कर रहा हो। मुझे लगता है कि आप सभी और जैस्पर को मरने का शौक है। उसकी आवाज ठंडी थी और उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। कुछ ही देर बाद उसने कॉफी टेबल से एक गिलास उठाया और उसे धीरे से हिलाया। तभी खनकती हुई आवाजें और ड्रैगन की दहाड़ें सुनाई देने लगीं। अगले ही पल कांच के टुकड़े 1 दर्जन टुकड़ों में उड़ गए और उन लोगों के माथे पर जा लगे। धीरे धीरे काले कपड़े पहने हुए लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। 1 सेकंड के भीतर उनके माथे फट गए और खून बहने लगा। वे सभी तुरंत मर गए। दर्जन भर लोगों में से सिर्फ एक ही बचा। आखिरी आदमी हैरान था। वह एक ही जगह खड़ा था और अपनी नजरें जमीन पर पड़े शवों और हर्षित के बीच घुमा रहा था, जो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। जल्द ही उसके पैर जवाब देने लगे और वह डर से कांपने लगा। क्या वह इंसान है? सिर्फ एक शीशा हिलाने से उसने हम में से बहुतों को एक झटके में मार दिया। हम कोई आम इंसान नहीं है। हम सभी अष्टकोणीय संप्रदाय के सबसे अच्छे शिष्य हैं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो